महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संग्रह के विमोचन के लिए उपस्थित है। वैसे तो ये विमोचन प्रायः होते रहते हैं, लेकिन ये अत्यंत अद्भुत है, अनूठा है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये एक ऐसा पहला प्रयास है जहाँ की किसी पत्नी ने अपने पति की स्मृति में उसकी जो यादें हैं, उसकी जो व्यक्तिगत धरोहर है, उसको सार्वजनिक करने का एक सुंदर प्रयास किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके साहस के लिए और इस कार्य के लिए जो कि दूसरों के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक है। चिराग की डायरी काव्य संग्रह यूं तो स्वर्गीय राकेश कुमार गौड़ जी की नितांत वैयक्तिक डायरी थी, लेकिन उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करवाने का पुनीत कार्य जो मंजू जी ने किया है, उससे उन्होंने अपने सहधर्मणी होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया है। वे स्वयं विदुषी हैं, इसलिए विद्वता की पहचान उन्हें है। और एक कवि होना, जो नीरज जी ने भी कहा है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये जो सौभाग्य राकेश जी को प्राप्त हुआ था, उस सौभाग्य को आज उन्होंने सबके सामने लाकर, सबके सामने उनकी उस डायरी को खोलकर आज और भी ऊंचा स्थान दिला दिया है। राकेश जी का जो काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह को यदि हम देखें तो इसमें विविध सुगंध और विविध रंगों के फूलों का एक गुलदस्ता दिखाई देता है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो उनसे अछूता रहा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायः जब भी कभी कोई कवि लिखता है तो प्रारंभ में प्रेम से ही शुरू करता है। तो प्रेम को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया और प्रेम से ही शुरू मिल रहा है वो उपेक्षित है, बल्कि ये सकारात्मक सोच अपने अंदर पैदा करे कि माँ, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदर यदि सलाहियत है, मेरे अंदर यदि योग्यता है, मेरे अंदर क्षमता है, तो मैं उसको प्राप्त अवश्य करूंगा। तो ये सकारात्मक सोच, यानी ये कहना कि हमें भी आरक्षण इतने % मिले, इतना मिले, या ये हटे या ना हटे, उन पर बात न करना, बल्कि अपने अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए उन्होंने जो ये पंक्तियां लिखी हैं, वो सबके लिए प्रेरणास्पद है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सद्भाव जिसे सांप्रदायिक एकता भी आप कह सकते हैं, इसकी जो कविताएं हैं या जो धर्म की संकुचित परिभाषा है, उसको तोड़ने की जहां वो बात करते हैं, वो बात भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई। उन्होंने इंसानियत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत बड़ी चीज है, हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई किसी धर्म विशेष का होना व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। इसी के लिए उन्होंने कहा, मुझ पर मेरी कौम के नाम से तू मत एतबार कर। मुझ पर मेरी कौम के नाम से तू मत एतबार कर। घर में अच्छा इंसान लगूं तभी तुझसे प्यार कर। घर में अच्छा इंसान लगूं तभी तू मुझसे प्यार कर। लग रही है। बहुत बड़ी बात है। यानी आप किसी जाति या धर्म के व्यक्ति को इसलिए न चुने अपने जीवन में कि वो व्यक्ति किसी विशेष कौम का है, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि वो कैसा इंसान है, उसके अंदर इंसानियत है या नहीं। और एक और भी देखिए, इसी भावना को लेकर लिखी हुई एक और उनकी कविता है, उसकी पंक्तियां भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब माने धर्म को इंसानियत न जाने कोई, सब माने धर्म को इंसानियत न जाने कोई, जिसके कर्म में मानवता सच्चा मानव सोए। यानी वही सच्चा मानव है जिसके कर्म में मानवता है।
शिशु आया संसार में नंगी देह ले, शिशु आया संसार में नंगी देह ले, कौन बताए का धर्म, कौन बताए का धर्म, यानी कौन बताएगा कि ये किस धर्म का है। यदि आप बच्चों को जो हाल ही में पैदा हुए हैं उन्हें आपस में मिला दीजिए, अगर अस्पताल में वो किसी कारणवश मिल जाए तो कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा हिंदू है और कौन सा मुसलमान। कि देखिए कि कौन बताए का धर्म, ना टीका ना सुन्नत ना टोपी होए, क्योंकि जब संसार में जब पैदा होते हैं तो सब एक जैसे एक समान होते हैं, तो फिर ये सांसारिक भेदभाव किस लिए। तो इतने उच्च विचार वाले ऐसे मानवीय संवेदना से युक्त जो कवि हैं उनकी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन मुझे पता है कि सारी यदि मैं ही पढ़ दूंगी तो फिर सुनूंगी कैसे, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखती हूँ। और इसीलिए मैं बस यही कहूंगी, मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई, और काश उनकी रचनाओं को उनके मुख से मैं सुन पाती, ये सौभाग्य मुझे मिल पाता। काश उनकी इस काव्य प्रतिभा को, जिसका परिचय मुझे उनके जाने के बाद मिला है, उनके सामने ही मिलता, लेकिन हम सब नियति के आगे विवश हैं। लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत डॉक्टर मंजू गौड़ जी को, जिन्होंने हमारा परिचय कवि राकेश कुमार गौड़ जी से कराया। यानी अब तक तो हम उन्हें इतना ही जानते थे, बस जितना नाम और जितने बारे में उनके सुना था यही जानते थे कि मंजू जी के हस्बैंड हैं, लेकिन जो कवि उनके अंदर छिपा हुआ था वो हमें उसका जो परिचय है वो मंजू जी ने कराया। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। कवि राकेश जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, मेरा सादर नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एहसास नहीं है तुम्हें जीते जी दूसरा कवि अपने अलावा अपनी आवाज में किसी की कविता को कभी नहीं पढ़ता है, बचेगा। देखा कितने लोगों ने नामी लोगों ने कविता की पढ़ी, अच्छी बात। एक मलाल तुम बिना मतलब मन में रखे बैठे हो, उसे बचा दे। उन लोगों ने नहीं लिखा कि उन्होंने लिखा विधवा समस्या पर नहीं लिखा कि उस समस्या पर नहीं लिखा, मुझे एक सवाल का उत्तर दे दो। साहित्यकार लिखते हैं, उनकी खटखटाते हैं दरवाजे, कान खटखटाते हैं लोगों के, सुनो होगी। उसका मतलब ये तो नहीं होता कि सब लोग बात मान लेंगे हमारी और हमारे लिखने से सारी समस्याएं मिट गई। ईसा आए, गौतम आए, बुद्ध गांधी कितने चले गए, नफरत नहीं मिटा पाए, घृणा नहीं मिटा पाए। तो सब एक चीज है, हमारा हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, हर आदमी विधवा पे नहीं लिख सकता। ध्यान रखें, अपने अपने विषय होते हैं या अध्ययन होते हैं, अनुभव होते हैं, तो कोई मलाल नहीं। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट के होते कोई हत्या ही होती इस संसार में, तो साहित्यकारों के होते फिर जैसे विधवा समस्या नहीं रहेगी, ये एक अजीब बात है, लेकिन लिखना चाहिए। उन लोगों के लिए मलाल ने, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम मिले नहीं, तो भाग्य हमारा। भाई सौभाग्य तो आपका तब होता जब उस शख्स ने ये आपसे कहा होता कि मैं कविता लिखता हूँ। वो तो पत्नी को भी नहीं पता कि कविता लिखती है जरा, तो आप दुर्भाग्य क्यों जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रहे हैं। आप तो कहिए कि आज हमने जाना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बात कह दी है, मैं चाहता था कि प्रार्थन में पढ़ दूं तो मेरा काम चल जाए। वो अगर अब तो उसमें से कोशिश से उड़ा दूंगा पढ़ते पढ़ते जो 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 लोग कह चुके हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद ज्यादा अच्छा होगा, मैं भी भटकूंगा नहीं, और 2-3 मिनट 4 मिनट में ज्यादा निपटा दूंगा। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ इतना अचानक अप्रत्याशित हो गुजर जाता है कि व्यक्ति एकदम बेबस जड़ हुआ सा अवसर में रह जाता है। राकेश गौड़ के असमय दिवंगत होने ने उनके सभी निकट संबंधियों करीबियों को बेहद आहत किया था। उस हादसे के बाद बातों के बीच एक दिन डॉक्टर मंजू गौड़ ने बताया कि राजेश कविताएं लिखते थे। सुनकर मैं चौंका, मुझे अच्छा भी लगा।
यह मलाल भी हुआ कि इस रहस्य का उद्घाटन उनके जाने के बाद से हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जब डॉक्टर मंजू गौड़ ने राकेश जी के शीघ्र प्रकाशित संग्रह पर कुछ लिखने के लिए कहा तो मैं विचित्र, एक उदास, यातनाप्रद, असमंजस की उलझन भरी मनस्थिति में फंसा रहा। कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं ही क्या, कोई अपनी भी ऐसी कल्पना भला कैसे कर सकता था कि मुझे राकेश गौड़ की अनुपस्थिति में उनकी कविताओं को देखना, पढ़ना होगा और उनके संग्रह के लिए कुछ लिखना होगा। लेकिन जब यही और ऐसे ही सब होना था तो किया भी आखिर क्या जा सकता था। उनके इस धैर्य व संयम के बारे में सोचकर सचमुच आश्चर्य होता है कि वे मौन साधक की तरह चुपचाप सतत साहित्य साधना में जुटे रहे। घर परिवार आसपास किसी को भनकते ही नहीं लगने दी। प्राय हर वय और स्तर का कवि कविता सुनाने के लिए जिस आतुर लोभ का शिकार होता है उससे स्वयं को उन्होंने मुक्त रखा। न छपने छापने की कोई व्यग्रता, लालसा, न अपने कवि होने को प्रचारित प्रसारित करने की कोई वांछा। लिखना, लिखते रहना और अपनी डायरी में रचनाओं को अंकित सुरक्षित करते जाना, सब कुछ एकदम स्वांत सुखा है। कितने ही कवियों की पत्नियां उनकी रचनाओं की प्रथम श्रोता रही हैं, लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षित साहित्यिक अभिरुचि वाली अपनी पत्नी को प्रथम श्रोता नहीं बनाया। कौन जाने उनकी कविताओं का प्रथम श्रोता कौन था, कोई था भी या नहीं पता। हाँ, मैं रात को नहीं पता। अपने कवि के लिए राकेश गौड़ द्वारा चयनित नाम चिराग अलीगढ़ी बताता है कि वे यूं ही यकायक तय नहीं कर दिया गया होगा। निश्चय ही चिराग का चयन सुचिंतित, सुविचारित, चल मैं फोन करता हूँ, उसके अर्थ आधे घंटे में फोन करता हूँ, गरिमा, महत्ता और व्यापकता के चलते ही हुआ होगा। चिराग नाम में मैं एक बार और पूछ लूंगा। चाहत, कल्पना, महत्वाकांक्षा, सेवा भाव और समर्पण कर्तव्य भावना का संवेद सम्मिश्रण सा एक रूप जरूर दिखा होगा। इसीलिए तो उनकी कविताओं में चिराग, दीपक, रोशनी, उजाला, दीपावली जैसे अनेक शब्द और प्रतीक अलग अलग रूपों में खूब खूब आते हैं। उनकी अधिकांश कविताओं के शीर्षक और उनका कथ्य सीधे सीधे और बहुत स्पष्ट रूप से मन के उत्साह, आस्था, विश्वास, साहस, दृढ़ता, सकारात्मक सोच एवं संवेदनशील निर्मल प्रेमी हृदय की बात काफी कुछ कह बता देता है। राकेश के कवि को जब भी कहीं अपने पास या दूर कुछ असंगत, अस्वीकार, अनगढ़ दिखता है, अशोभनीय, समाज या देश विरोधी अथवा इंसान या इंसानियत के प्रतिकूल दिखता है तो तुरंत विचलित व्यथित हो जाता है। ऐसी उस स्थिति में राकेश अपने विरोध या असहमति के भाव को कविता के माध्यम से तुरंत व्यक्त कर देते हैं। इसी प्रकार उनके कवि का मन प्रसन्न, मुद्रित, द्रवित कर देने वाली या पूज्य वंदित भाव से भर देने वाली स्थितियों, घटनाओं से गुजरते या रूबरू होने के क्षणों में भी अविलंब से शिद्दत के साथ अपनी अनुभूतियों, संवेदनाओं, प्रतिक्रियाओं को कविता में व्यक्त कर देने के लिए स्वयं को बाध्य पाता है। चिराग की डायरी की कविताएं पढ़कर लगता है कि जैसे ये कविताएं अपने कथ्य रूप के स्तर पर 3 पल एक साथ जीती हैं। 3 पल: पर्व, उत्सव, प्रकृति, प्रदूषण आदि से जुड़ी कविताओं में बचपन, रूहानी प्रेम की कविताओं में यौवन और देशभक्ति, ध्वजबंधन, नारी शोषण, स्त्री शिक्षा एवं सशक्तिकरण आदि की दर्शन और चिंतन के स्पर्श, स्मरण से उपजी कविताओं में अनुभव, संवेदन तथा कथन भंगिमा की प्रवणता को देखा जा सकता है। इन कविताओं के 3 पनों या रूपों को कुछ यूं भी ढूंढा जा सकता है कि संग्रह में कुछ कविताएं डगमग चलती सी, तुतलाकर बोलती सी कविताएं हैं। तुतलाकर बोलती सी कविताएं कुछ विश्वास के साथ एक के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ाती सी, हिचकते अटकते वाक्यों वाली कविताएं हैं। तीसरे रूप या पल वाली कविताएं वे हैं जो अच्छी भली गति और लय में बखूबी आगे बढ़ती चली गई हैं और ढंग से संप्रेषित भी हो सकती हैं। कविता के कहे जाने के अंदाज में भी ये रचनाएं 3 तरह की हैं। कुछ आत्म को संबोधित करती सी, कुछ दूसरों को प्रबोधित करती सी और कुछ परीक्षण परिवीक्षण करती सी। और जो जैसा है वह अपनी जगह। लेकिन ये जरूर है कि चिराग की डायरी की कविताएं कवि के सहज, निर्मल, निश्चल मन के अंतस के उसके सोच, उसके संस्कारों, उसकी संवेदनाओं, भावनाओं, रुचियों आदि से अत्यंत अपनत्व के साथ पाठक को परिचित करा सकते हुए समर्थ कविताएं हैं। ये मैं छोड़े दे रहा हूँ कुछ हिस्से, अंतिम एक तरीका पढ़े दे रहा हूँ। बहुत सारी कविताओं की उल्लेख थे तो लोगों ने यहाँ सुना दी है। और अंत में डॉक्टर मंजू गौड़ के लिए बस इतना ही
कि अनेक साहित्यकारों की ऐसी पत्नियों के बारे में तो बहुत बार सुना है, उन्होंने से कुछ लोगों ने कहा भी है, जबकि मैं तो मैंने सबसे पहले ही शायद लिखा था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद उनके लेखक और लेखन के धन यश का भरपूर उपयोग उपभोग किया, लेकिन किसी व्यक्ति के देहावसान के बाद उसकी रचनाओं को ढूंढ खोज कर संकलित संपादित करने, संपूर्ण श्रद्धा भाव से श्रम समय धन आदि की बिना चिंता किए उसे प्रकाशित कराने, सार्वजनिक करने और उसकी रचनाशीलता को साहित्यिक रूप से स्थापित करने वाली लेखक पत्नियों के नाम इन्हें लगभग नगण्य। इसलिए डॉक्टर मंजू गौड़ का प्रयास ये जुड़ा कि अगर राकेश होते तो ये जो सौभाग्य है पापा से इतना खुश हो, तुम्हारी मदद वहीं से उन्होंने इस समय शायद की है, इस समय में तुम्हारी खुशी की चैन के लिए आश्वस्त। दूसरी बात मैंने ये भी कहा था कि वो जब भी कभी भी घर कहीं मिलते थे, हम लोग किसी बात घर आते थे तो बहुत संकोच के साथ मेरे सामने कभी, चूंकि वो मेरे छोटे भाई के साथ रहे काम कर, इसलिए बहुत संकोच के साथ उन्होंने बात की, कभी वैसे बात होती, जब भी कोई बात होती थी मंजू आ गई। आज भी मंजू तुम्हें आगे कर दिया है उन्होंने, तुम ही आगे हो, संकोच से वो छुपे बैठे हैं, मैं इतना ही देखे तुम्हें बधाई देता हूँ। सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मैं मंजू जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक भावुक क्षण को कितनी खूबसूरती से एक साहित्य की शाम के रूप में परिवर्तित कर दिया। मंच पर उपस्थित विद्वजन और विदुषी हमारी डॉक्टर मंजू और सभागार में उपस्थित सभी सभागार श्रोतागण, अध्यक्ष के लिए कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, सब कुछ कहा जा चुका है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अध्यक्ष बना रहे हैं, मुझे मना करता हूँ सर, भैया क्या बोलूँगा। सारी बधाइयाँ आपको मिली गई हैं, उसको मैं दोहराऊँ अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, किताबें हर साल 10वीं छपती हैं, 20वीं छपती हैं अलीगढ़ में, उनमें किसी को यह सौभाग्य मिलता है कि उसका लोकार्पण हो, विमोचन हो और इस भव्यता के साथ हो। ये उस पुण्यात्मा का पुण्य कहिए, इनका पुरुषार्थ कहिए, कितने भव्य ढंग से चिराग की डायरी का विमोचन समारोह हो रहा है। विमोचन होने के बाद अभी आपकी संपत्ति नहीं रही ये कृति, इसके लिए सही शब्द हम लोग लोकार्पण कहते हैं। लोक को अर्पित हो गई, अब पाठक पढ़ेंगे, समीक्षा करेंगे। आपका कॉपीराइट कागज पर है केवल, बाकी हम लोगों के पास अब सबके साथ जा रही किताबें। तो ये चिराग सबके घरों में पहुंच रहा है, और चिराग वैसे भी कोई किसी एक का नहीं होता, निजी नहीं होता। वसीम बरेलवी साहब लिख गए हैं कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो ये किताब भी सब जगह पहुँचेगी, सब इसका आस्वादन करेंगे। और जैसे आपने प्रत्याशा की है कि मानव मूल्यों से लोग अवगत हों, मानव मूल्यों का प्रसार उनमें हो, ऐसा इसमें होगा। किसी भी कृति का प्रकाशित होना संतान के जन्म जैसा ही है, और संतान के जन्म पर सोहर गाने की परंपरा तो है, कोई चीर फाड़ करने की परंपरा नहीं है। आलोचकों को तो आपने बुला लिया है, यहाँ कोई आलोचना प्रत्यालोचना की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रचना जो है वो खुद बोलती है और उसका भाव कविताएं बीच बीच में पढ़ी गई हैं, तो लोग अवगत भी होते चले गए हैं।
प्रत्यक्ष मुलाकात न हुई हो, लेकिन एक सारस्वत मुलाकात तो सबकी हुई गई इन कविताओं के माध्यम से। उनका एक सारस्वत व्यक्तित्व सामने खड़ा हो गया है। मुझे अपने पर बड़ा गुस्सा आया जब ये किताब मिली। उन्होंने बताया कि साहब वो चिराग अलीगढ़ी नाम के कोई कवि हैं। मैंने कहा 50 साल से अलीगढ़ में कविता पढ़ना, कविता पढ़ाना, कविता सुनना, कविता सुनाना, इसी कारोबार में जीवन बिता लिया। ये नया कवि कहाँ से प्रकट हो गया। और फिर जब पता चला कि इनके अनिल शर्मा के और जिजेंद्र शर्मा के मित्र भी थे, तो मेरा क्षोभ थोड़ा और बढ़ गया। भाई इनके तो जो मित्र हैं सबके हम भाई साहब हैं, सबके बड़े भाई साहब हैं, बच्चे क्यों नहीं हुआ। संकोच था उनके पास, लेकिन अगर कवि नहीं पहुंच रहा है श्रोताओं के पास, तो श्रोताओं को पहुंचना चाहिए कवि के पास। लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पाए कि हमारी कवि नहीं। बहुत कुछ प्रेम कुमार जी ने इसमें लिख दिया है, कितने पन है, ये सब है। अब उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दो बातें हैं। कुछ कविताएं मैंने भी पढ़ी हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। पहला तो ये है कि ये ऐसे ही लिखी गई कविताएं नहीं लग रही। सपाट में आनी जैसे होती कि बस मन में आ गया, लिख दिया। मुझे ये लगता है कवि हृदय तो उन्हें मिला था। नहीं वो भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी रहे, और जो भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी और अध्यापक होते हैं ज़्यादा बहुत संवेदनशील नहीं होते, मुझे लगता है पत्थरों से टकराते रहते हैं। लेकिन उनको कवि हृदय मिला था, और उन्होंने कई जगह तो ऐसा लिखा कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे बड़े कवि की संभावना भी थी। जैसे मैं 2-3 पंक्तियां नोट करके लाया था कि पानी पर कदमों की कतार बनानी है। ये सामान्य प्रयोग नहीं, तो सपाट प्रयोग नहीं है। इसी तरह अजगरों के शहर में गांव की कोई कोयल भक्ति रात सुनाती है, ये सामान्य पंक्तियां नहीं है। इनके व्यंग व्यंजक हैं, व्यंजना इनके भीतर है, समझ में बड़ी शाखा है। और दूसरी बात जो उनकी कविताओं में लगी, जो बार बार आप लोग कह रहे हैं, सामाजिक सरोकार, सकारात्मकता, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उनके पास। कभी चिराग के माध्यम से कह दिया, कभी किसी के माध्यम से कह दिया कि भाई हमें तो जलना है, जलकर दूसरों को रोशनी देनी, रोशनी दोनों को दिखानी। आओ मन में ऐसा दीप जलाएं कि चहुओर उजियारा हो जाए। और एक जगह पे लिखा कि अपना वजूद खो करके भी दूसरे को रोशनी दी जाए। तो ये जो सकारात्मकता है, ये बहुत मूल्यवान है। क्योंकि जब हम लोग निजी कविताएं लिखते हैं, अपने राग विराग की कविताएं लिखते हैं, तो आत्मसीमित होकर रह जाते हैं, हमारे सामने दूसरा परिदृश्य नहीं होता है। तो ये सकारात्मकता उनकी कविताओं को मूल्यवान बनाती है। आलोचक लोग जब समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बातें उनमें से निकल करके आएंगी। आपने लिखा ही है कि बहुत सारी लोग महिलाओं ने अपने पतियों का उपयोग तो बाद में किया, लेकिन वो कुछ लोगों ने ऐसा किया जैसे कमलेश अवस्थी ने निकाली रही है देवी शंकर अवस्थी के नाम पर। मैं भी आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, संभव हो सके तो इस आयोजन को वार्षिक बना दीजिए और उनकी जन्मतिथि पर। मैं स्मृति दिवस के विरोध में रहता हूँ, जन्मतिथि के दिन होना चाहिए कार्यक्रम। और एक छोटा सा ही सम्मान 5000 रुपये 51 सौ उनके नाम से आप बना दीजिए और किसी नए कवि को दीजिए। ये नहीं कि पटाखा जी को दे दें आप या इन लोगों को बहुत पुरस्कार की जरूरत है। अब सुजन जी को दे के क्या करें, मत दीजिए आप, मुझे मत दीजिए, ये दीजिए किसी नए व्यक्ति को या उसी किसी किताब पर दे दीजिए। अगर किसी का पहला संग्रह छपा हो उस पर दे दीजिए, तो उसके बहाने से आपको याद करने का एक अवसर मिलेगा, हम लोगों को भी जुटने का एक अवसर मिलेगा और उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके आदेश का तुरंत पालन और इसी मंच से घोषणा कि प्रतिवर्ष
21,000 रुपए का पुरस्कार एक नए कवि को दिया जाएगा और प्रतिवर्ष इससे भी भव्य कार्यक्रम चिराग अलीगढ़ी के लिए किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी भाई साहब, भाई साहब देखेंगे सर, इधर सामने सर। न्यूज चैनल से हैं और शरद अग्रवाल जी, मैं निवेदन करूंगा। देखेंगे सर, कौन सामने यार? सर एक बार और लगा लेंगे। यस, देखेंगे सामने सर यार। सर इधर देखेंगे सामने। देखेंगे सर सामने, सामने सर यस। हाथ बढ़ा दीजिए। यस, देखेंगे मैम सामने। उधर देखिए। हाँ बहुत अच्छे, देखेंगे यस। एक मैम इधर एक बार है डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी का, क्योंकि कल शाम तक भी ये बात नहीं हुई थी कि आप संचालन करेंगे। मतलब मुझे लगा लड़खड़ाते हुए जैसे भी है, कुछ कविताएं काट पीट के जो रफ वो था ड्राफ्ट, उसमें से ले आए थे हम कि चलिए तैयारियों के बीच में जो बनेगा जैसा बनेगा इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पता नहीं कैसे पीछे कोई इंजन और आ गया इस रेलगाड़ी में, तो काफी पावरफुल इंजन था सर के रूप में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद कि आपने इस मंच को संभाल लिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और कैसे शुरुआत करूं। गाड़ी दौड़ गई मतलब कि आपने वो इंजन जो रुक गया था और उसको चला दिया। धन्यवाद ज्ञापित करना काफी मुश्किल होता है। धन्यवाद में होना ये चाहिए कि सबका नाम आना चाहिए, क्योंकि इस समय जो महफिल है, इस समय जो साहित्यकार बंधु बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं और किसका नाम ना बोल पाऊं। वहां पर मैं मतलब संकोच मुझे है, क्योंकि यहाँ से लेकर मंच से लेकर और पीछे तक कोई भी मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो ताली बजाने वाला हो, बल्कि ताली बजवाने वाले सारे साहित्यकार और विभूतियां बैठी हुई हैं। तो सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें सब मिलकर। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई साहब जरा थोड़ा बहुत ध्यान से मुझे देख रहे हैं, डर भी लग रहा है। पहली बार प्रेम कुमार भाई साहब के सामने मैंने ये माइक पकड़ा है, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन आपसे जो संबल मिला है उससे वास्तव में ऐसा लगता है कि जिंदगी की ये गाड़ी और ये पटरी जो है आप लोग उस पर ले आए हैं लाइन पर, वो और आगे तेजी से बढ़ेगी। खास तौर पर अभी मैं किस किस का धन्यवाद करूं। डॉक्टर केपी सिंह साहब बैठे ही थे, जो मेरे पति को बहुत 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 क्लोज उन्होंने देखा है, उनके अंडर में वो काम करते थे। और मुझे हमेशा मेरा कोई भी प्रोग्राम हो, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम बिगड़े, बहुत जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। रघुवीर बाल मंदिर में जब टर्मिनेशन हुआ तो उसके बाद तुरंत ही मेरे बेटे की शादी थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक अच्छी गैदरिंग, अच्छे लोग आएंगे। उसमें प्रमोद कुमार गुप्ता सर विजडम वाले सबसे पहले मेरे मेहमान थे, जो गेस्ट हाउस में पहुंचे और सीधे उनकी फ्लाइट दिल्ली आई और सीधे वो अपनी गाड़ी से वहां मैरिज होम में आ गए। और आज भी उन्होंने जो मेरे यहाँ पे पधार कर मेरा जो संबल बढ़ाया है, मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। डॉक्टर वीपी पांडे सर, कल्पलता मैम, जिन्हें मैं जूही मैम कहती हूँ प्यार से, सर की बहुत मैं फैन रही हूँ। और बहुत जल्दी से बता दूं कि सर ने मेरा सबसे पहले इंटरव्यू किया था। जब मैं अलीगढ़ में शादी होकर आई तो पता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, वो जस्ट बीएससी, मुझे पता नहीं था। फिर एमए, बीएड, पीएचडी ये सब होता रहा। तो मैं पहला इंटरव्यू निहार मीरा में देने गई, मुझे आज भी याद है। तो सर ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या क्या आता है। मैंने बता दिया सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब भी मुझे आता है, ये मेरी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं। तो बोले बेटा आप बड़ी भोली हैं, कभी किसी स्कूल में इंटरव्यू दे हैं और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आपने बता दिया तो वो कहेंगे कोई और
आप किसी दूसरे ट्रेड में चले जाइए, आप एजुकेशन में तो नहीं जा पाएंगे। अपनी इस स्किल्स को पॉलिश करिए और मैं आपके अंदर बहुत पोटेंशियल देखता हूँ और एक दिन आप काफी आगे जाएंगी। वो सीख मैंने गांठ बांधी और जब उनकी एक कविता का मंचन रघुवीर बाल मंदिर में हमने किया तो वो इतने भाव विवल हो गए और उसके बाद से लगातार उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। तो डॉक्टर गीता कुलश्रेष्ठ जी, आपसे भी मुझे बहुत संबल मिलता है। सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं नाम लेना संभव हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी दिल से बहुत 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 आभार और धन्यवाद आप सभी का। जॉनी फास्टर साहब ने तो पूरा समा बांध दिया, पूरा चेंज कर दिया माहौल। डॉक्टर मंजू शर्मा वनिता पड़ोस में ही डिग्री कॉलेज में हम लोग प्रोग्राम्स में मिलते रहते थे। और डॉक्टर देवनारायण श्री देवनारायण भारद्वाज जी तो शायद मुझे मैं 26 की एज में जब मैंने पहली टीचिंग ज्वाइन करी थी तब से मुझे देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा काम करते हुए और आज आपके आशीर्वाद ने मुझे यहाँ इस मंच तक पहुँचाया है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद वंदन और अभिनंदन करना चाहती हूँ और अपने कान्हा जी का भी, जिन्होंने आप सभी को यहाँ पर इस सभागार में आने के लिए प्रेरणा दी और चिराग अलीगढ़ी की जो कविताएं हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और ये प्लेटफॉर्म एक भावुक कवि के लिए बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी है कि इसी तरह से ये सफर जो साहित्य का अभी शुरू हुआ है अनवरत इसी तरह से चलता रहे। डॉक्टर अग्नेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी समय से समय निकाला। इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा जी का, शरद गुप्ता जी का, महेश शर्मा भाई साहब का और सभी का, एससी शर्मा एडवोकेट अंकल का, मैं सभी का दिल से बहुत 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 आभार और शुक्रिया व्यक्त करना चाहती हूँ। डॉक्टर गिरिराज किशोर जी का जो मेरे एक मेंटोर भी हैं और उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे कुछ सीख रही हूँ। आज मैंने बहुत कुछ सीखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ा सा जलपान है, कृपया उसे लिए बिना बिल्कुल ना जाएं।